Hello friends, in the last lecture we had discussed about Battle of Buxar 1764 1764 जिसमें हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था, जो कि बंगाल में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसको खत्म किया था 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो भी आपके गवर्नर बन के आए बंगाल के वो वॉरेन हेस्टिंग थे, तो उन्हीं के द्वारा इसको खत्म किया गया था 1772 में। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 के बारे में। तो उसी से कनेक्ट करते हुए याद रखेंगे इसको, क्योंकि 1772 में आपके डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म किया गया बंगाल में, और उसके बाद ही ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट में सबसे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके ऊपर मतलब कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए सबसे पहली बार ये एक्ट लेके आई थी। तो इसमें देखते हैं इट वाज फर्स्ट स्टेप taken by British government to control and regulate East India Company EIC in India। तो दूसरा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। Political and administrative function of the company। तो ये पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईआईसी पे थोड़ा कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद मेन देखते हैं कि इसके फीचर क्या थे इस एक्ट के 1773 में। तो सबसे पहला था कि इन्होंने इस एक्ट के तहत आपके डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी by requiring COD Court of Director एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ये क्या करते थे, इनका जो काम था वो बेसिकली ये सबमिट करते थे अपनी रिपोर्ट मिलिट्री और जो भी आपके सिविल मैटर होते थे या रेवेन्यू के मैटर होते थे उनकी सारी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। तो इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू सबमिट their report on its civil revenue and military affairs in India। Before the British government। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए गए और इनकी जो संख्या थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, ये
24 थी, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। और दे हैड मतलब 4 साल का इनका टेन्योर होता था, कार्यकाल होता था। टेन्योर ऑफ 4 ईयर। तो नेक्स्ट पॉइंट था कि आप जो आपके बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, उनकी पोस्ट चेंज कर दी, उनका डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया उनको। डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तो आपके जो गवर्नर, बंगाल के गवर्नर थे, अब उनको क्या बोलने लगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और तो सबसे पहला आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो आपके थे वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग ऐसे याद रखिए क्योंकि 1772 में जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो इन्हीं के द्वारा खत्म किया गया था, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बंगाल के अंदर। तो और 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो वॉरेन हेस्टिंग ही सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए। और इसके बाद था कि गवर्नर जनरल जो बंगाल थे उनके लिए काउंसिल बनाई गई थी। इसी में है काउंसिल was appointed of 4 members। जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करती थी, मतलब उनके काम में सहयोग करती थी। ये तो एक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको बोलते थे। 4 मेंबर थे और इसमें जो आपका डिसीजन लिए जाते थे डिसीजन टेकन बाय मेजॉरिटी। जो भी आपकी काउंसिल डिसीजन लेती थी वो मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता था। और इन केस अगर कोई डिसीजन अगर टाई हो जाता था, मतलब अगर बैलेंसिंग 2-2 हो जाते थे, तो उसमें जो आपके गवर्नर जनरल थे, इन केस ऑफ टाई गवर्नर जनरल हैड अ कास्टिंग वोट। तो गवर्नर जनरल के पास जो होता था वो कास्टिंग वोट होता था, मतलब अगर टाई हो जाता है तो गवर्नर जनरल अपना वोट डाल के डिसीजन, उसके जिस डिसीजन लिया जाता था। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था इस तरह, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया 4+1 का स्ट्रक्चर। 4+1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 आपके हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और आपका जो एक हो गया, ये हो गया आपके गवर्नर जनरल। तो स्ट्रक्चर 4+1 का होता था, जो कि इसको क्या बोलते थे? कॉल्ड गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये आपका 4+1 का स्ट्रक्चर था। और फिर इसमें पॉइंट था एक कि 1773 के एक्ट में इट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 1774। और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। इसको कलकत्ता में ये मतलब इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर था कि वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। वन प्लस 3, तो ये भी आपके 4 थे। और जो आपके एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में सीधे कि पहला चीफ जस्टिस आपका कौन था, तो ये थे आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे, फर्स्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये थे सर एलिजा एम्फे। एलिजा एम्फे, ये आपके पहले चीफ जस्टिस थे, सर एलिजा एम्फे। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी थी आपकी, बंगाल, मुंबई और मद्रास। तो जब बंगाल में आपके गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के सबऑर्डिनेशन में काम करने लगी। मतलब it made the governor of Madras and Bombay presidency Madras presidency जो थी coordination of गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बल्कि इससे पहले क्या था, अर्लियर मतलब जो भी तीनों प्रेसिडेंसी थी, अर्लियर वर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तो ये आपका था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, अब ये किसके सबऑर्डिनेशन में काम करती थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेशन में। और इससे पहले होता था कि जो भी तीनों प्रेसिडेंसियां थी वो आप मतलब इंडिपेंडेंट काम करती थी, मतलब तीनों अपने अपने स्फीयर में अपने अपनी क्षेत्र में काम करता था, और कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था। और एक पॉइंट और था इसमें कि इस एक्ट के तहत प्रोहिबिट किया गया था, जो भी कंपनी के सर्वेंट थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने से मना किया गया था या ब्राइब लेने से मना किया गया था। तो ये भी एक पॉइंट था, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी to engage any private trade and to take bribe from the natives. तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, 1773।
तो इसमें क्या था कि जो भी आपके कंपनी के सर्वेंट थे वो मतलब बहुत ज्यादा एंगेज हो गए थे, मतलब वो अपना प्राइवेट ट्रेड शुरू कर दिए थे और जो इंडियंस थे उनसे घूस लेते थे, ब्राइब लेते थे। तो इस एक्ट के तहत उन्होंने एक कोशिश की थी कि जो कंपनी के सर्वेंट हैं वो अपना कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही ब्राइब लेंगे। तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। और इसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी। गौतम अकेडमी। देखिए, एक्ट से हमेशा एक आध क्वेश्चन जरूरी रहता है, तो अच्छे से इसको देखिएगा। इसके बाद हम लोग 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।